हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 12। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है, हाँ शुरुआत करने से पहले जरा समझ लें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर, यानी डबल रोल है बच्चों, यानी दोहरा व्यवहार करता है। द्वैत प्रकृति कौन? विकिरण और द्रव्य। लेकिन अभी बच्चों हमने इस चैप्टर का आधा पोर्शन पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? विकिरण। चैप्टर में क्या है? विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। हमने पढ़ ली बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दैट इज विकिरण की द्वैत प्रकृति। हमने पढ़ लिया विकिरण की द्वैत प्रकृति। और आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और द्रव्य बच्चों किससे मिलकर बना है? कणों से। कणों से मिलकर बना है, तो आज का हेडिंग हमने डाल लिया है कणों की तरंग प्रकृति। ठीक है ना? अब आप कहेंगे यहाँ द्वैत प्रकृति लिखा है, तो अभी समझ में आ जाएगा। हमने विकिरण यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति देखी बच्चों। प्रकाश दोहरा व्यवहार करता था। पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने देखा जो विकिरण है, जो रेडिएशन है यानी प्रकाश, व्यापक रूप में इसको हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विकिरण लिख देता हूँ, विकिरण कह सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है बच्चों। तो प्रकाश में दोनों लक्षण थे बच्चों, एक तो थी तरंग की नेचर और एक थी कण की नेचर। तो इसीलिए इसको हमने कहा था द्वैत प्रकृति, दोहरा व्यवहार, डुअल नेचर बच्चों। ठीक है ना? डुअल नेचर कहा था विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी बच्चों। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो देखें तरीका क्या है कि देखें बच्चों 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ये मान चुके थे कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। और इस तरंग के व्यवहार से कौन कौन से फिनोमेना की व्याख्या हो गई थी बच्चों? परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की। इन परिघटनाओं की व्याख्या हो चुकी थी बच्चों 19वीं शताब्दी के अंत तक। और वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि प्रकाश यानी जो रेडिएशन है, जो विकिरण है बच्चों, क्या है? तरंग की व्यवहार भांति करता है। वो एक विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है बच्चों। इन घटनाओं की व्याख्या हो गई थी। लेकिन बच्चों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कृष्ण का विकिरण, कृष्ण का विकिरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बहुत संक्षेप में बात करेंगे, कोंपटन प्रभाव, युग्म उत्पादन आदि ऐसी कई परिघटनाएं सामने आई बच्चों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही। और इनकी व्याख्या बच्चों तरंग
नेचर यानी वेव नेचर मान करके लाइट को, अगर हम ये मानें कि लाइट वेव नेचर है, इनकी व्याख्या नहीं हो पाई। इनकी व्याख्या आप पीछे पढ़ चुके हैं। इनकी व्याख्या कब हुई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आपने पढ़ ली। कृष्ण का विकिरण आपने 11th में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्वांटम प्रभाव और युग्म उत्पादन ये आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो इन परिघटनाओं की व्याख्या तब हो पाई जब प्रकाश को एक ऊर्जा का पैकेट यानी बंडल यानी क्या माना गया? फोटोन या क्वांटा माना गया। तो कण का चित्रण सामने आया, यानी प्रकाश जब कण की भांति व्यवहार करता है, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत विसरण की घटना में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कण में संवेग होना चाहिए। ऊर्जा के साथ साथ कण को बाहर निकालना है, मास बाहर निकल रहा है, तो वहाँ ये प्रतीत मतलब वहाँ ये जरूरी है कि वहाँ कोई संवेग हो, यानी कोई कण हो। तो वो फोटोन जो है बच्चों कण की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें संवेग भी है। वो संवेग का भी एक पैकेट है। तो इनकी व्याख्या किससे हो पाई? कण की नेचर मान करके। तो फिर क्या रहा बच्चों? देखो 1901 में कृष्ण का विकिरण की व्याख्या प्लांक ने की थी। अपना प्लांक क्वांटम थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने विकिरण ऊर्जा को ये बताया था कि कंटिन्यूस में फ्लो होके ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिनको क्वांटा नाम दिया था। आइंस्टीन ने प्रकाश की एनर्जी के पैकेट को फोटोन नाम दे दिया था उसी, और प्लैंक्स की थ्योरी के आधार पर ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 में कर दी थी। यानी 20वीं शताब्दी में आते आते प्रकाश को कण माना जाने लगा। लेकिन ये घटनाएं गायब थोड़ी होगी बच्चों। ध्रुवण आज भी होता है, विवर्तन आज भी होता है, व्यतिकरण आज भी होता है, अपवर्तन आज भी होता है, परावर्तन आज भी होता है। इनकी व्याख्या कण मान करके नहीं हो रही और इनकी व्याख्या तरंग मान के नहीं हो रही। इसका मतलब प्रकाश में दोनों ही नेचर मौजूद हैं। प्रकाश दोनों तरीके से व्यवहार करता है। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या लाइट। अब बात हम कर रहे हैं, यानी प्रकाश क्या है बच्चों? एक तरीके से ऊर्जा है, तो तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग का नेचर, ये बात पता चल गई थी 19वीं शताब्दी के अंत तक। 20वीं शताब्दी शुरू होते ही बच्चों हमने क्या मान लिया कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश विकिरण है, या ये कह रहे हैं ऊर्जा है। तो जब इसमें दोनों लक्षण हैं तो कण बच्चों द्रव्य, कण का मतलब द्रव्य से है। तो प्रकाश में जब दो नेचर हैं, तरंग की और कण की, तो द्रव्य में यानी कण में भी दो नेचर होनी चाहिए। ये बात बच्चों दिमाग में आई, क्योंकि वैज्ञानिक बड़ा कंफ्यूज थे कि इसकी डुअल नेचर से। तो डी ब्रोगली ने, अब बच्चों एक नया नाम आ रहा है, डी ब्रोगली, प्रिंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। लेकिन उस समय बच्चों ये पीएचडी कर रहे थे। उस समय उनके दिमाग में क्या आया कि वैज्ञानिक बड़ा परेशान है कि तरंग माने कि कण माने। उस सन 1924 में जब वो पीएचडी कर रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे? पीएचडी, ये तो आप जानते हैं पीएचडी क्या होती है। पीएचडी करने के बाद वैज्ञानिक बन जाते हैं बच्चों, प्रोफेसर भी बनते हैं, ठीक है ना। तो पीएचडी जब कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि जब विकिरण में तरंग और कण का नेचर है, तो कण में यानी द्रव्य में भी कण का तो है ही, कण में तरंग का नेचर भी होना चाहिए। ये बात उनके दिमाग में आई। तो इसी कहानी को बच्चों आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था अब तक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आधा चैप्टर हमने समाप्त कर लिया था। अब आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्या बात बताना चाह रहा था वो बात आप समझ जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कणों की तरंग प्रकृति, दैट इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स।
सब एक ही टॉपिक में आ जाएंगे बच्चों, जो कुछ पढ़ाएंगे सब बातें एक ही साथ आ जाएंगी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना, दैट इज डी ब्रोगली, डी को छोटा भी बना सकते हो बच्चों, डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस परिकल्पना, द्रव्य तरंगें, दैट इज मैटर वेव्स। देखिए समस्या का समाधान कैसे हुआ, यहाँ से अब एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे बच्चों, बहुत आनंद आएगा बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। वैज्ञानिक बहुत उलझे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी बच्चों मैंने बताया जैसे लाइट क्या है, तरंग भी है यानी वेव, और कण भी है। कण एक तरीके से किसमें होता है बच्चों, द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ऐसे समझ लें इस बात को कि बच्चों प्रकृति में है दो ही चीजें, पूरी नेचर में, नेचर दो चीजों से बनी है, प्रकृति, दो सत्ताओं का प्रभुत्व है बच्चों, यानी प्रकृति की बात हो रही है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो भी ब्रह्मांड है, उसमें एक आप देखते हैं द्रव्य और एक ऊर्जा, और प्रकृति में बच्चों एक बहुत बड़ा संतुलन है, एक बहुत बड़ी सममिति है, यानी सिमेट्री है। नेचर लव्स द सिमेट्री। प्रकृति किसको पसंद करती है बच्चों, सममिति को। सममिति जानते हैं, सिमेट्री। तो द्रव्य बच्चों एक तरीके से क्या हुआ, कण, और ऊर्जा बच्चों आपने विकिरण ऊर्जा पढ़ी, जैसे विकिरण की बात करें, विकिरण ऊर्जा ही तो होती है विद्युत चुम्बकीय, यानी द्रव्य को हम कणों से मिलकर बना मान सकते हैं, और जो विकिरण है वो ऊर्जा है। तो ये दो ही चीजें तो हैं, कण है यानी द्रव्य कणों से मिलकर बना है, और ऊर्जा का मतलब विकिरण से है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि विकिरण में दोनों नेचर हैं, एक तरंग की और एक कण की। तो डी ब्रोगली ने कहा भाई परेशान मत होइए, जब विकिरण में डुअल नेचर है तो कण में भी होनी चाहिए, कि जब जो विकिरण है यानी जो तरंग है वो कण हो सकता है, तो जो द्रव्य है यानी कण है वो तरंग क्यों नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में आई, क्योंकि नेचर में क्या है, सिमेट्री। देखो कितनी अच्छी बात दिमाग में आई है, कल्पना उपजी है बच्चों, अभी समझ गए ना, कि जो विकिरण है वो तरंग है बच्चों, और वो कण भी है, कण का गुण भी प्रदर्शित कर रहा है। सन 1901 में कृष्ण का विकिरण की व्याख्या हुई बच्चों, यानी 20वीं शताब्दी में कण की पुष्टि हुई। तो जब विकिरण जो तरंग है वो कण हो सकता है, तो जो द्रव्य है जो कण है वो तरंग क्यों नहीं हो सकता, यानी इसमें भी दोनों लक्षण होने चाहिए, कण तो है ही, तरंग भी होना चाहिए। क्यों, ये बात सिर्फ किस बात से सोची उन्होंने, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति सममिति पसंद करती है, प्रकृति में सममिति है। पसंद करती है, प्रकृति में सिमेट्री है, कुछ भी कह लें। तो यहाँ से उनके दिमाग में ये बात उपजी, और वो क्या कर रहे थे बच्चों, किन के दिमाग में, अभी मैंने बताया किन के दिमाग में, डी ब्रोगली, ठीक है ना, किन के दिमाग में, डी ब्रोगली। और कब बच्चों, 1924 में उन्होंने ये बात कही, सन 1924 में, जब वो पीएचडी कर रहे थे बच्चों। तो पीएचडी में थीसिस लिखी जाती है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, यानी वो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, पीएचडी कर रहे थे, एक तरीके से स्टूडेंट थे बच्चों। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि भाई इसी बेस पर उन्होंने अपनी बात में एक थीसिस लिख डाली। लेकिन बच्चों फिर थीसिस को वैज्ञानिक देखते हैं
कि उनकी बात में कितना दम है, अगर बात सही लगती है तो पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, मोहर लग जाती है, नहीं तो फिर बेकार। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो वैज्ञानिकों को ये बात सही नहीं लगी कि यार इसका कोई प्रूफ नहीं है, कि तुमने तो एक तुक्का मार दिया कि विकिरण में डुअल नेचर है तरंग और कण का, तो कण में भी कण और तरंग का होना चाहिए। ये तो एक पूरी कल्पना है, इसका प्रूफ लेके आइए, लेकिन प्रूफ नहीं था। लेकिन वो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे बच्चों, क्या क्या बताया उन्होंने, उस बात को समझना। तो 1924 में पीएचडी करने के दौरान डी ब्रोगली ने क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य कण, जो मैटर पार्टिकल्स हैं, जो भी जैसे द्रव्य समझते हैं ना आप, मेरे हाथ में ये चौक है, ये बोर्ड है, यानी जिनमें द्रव्यमान होता है वो द्रव्य है। ऊर्जा को छोड़ दिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जो बचा बच्चों, द्रव्य बचा। आपकी कॉपी, किताब, मैं, पेड़, बस, टेबल, ब्लैक बोर्ड, खड़िया, जूता, चप्पल, पंखा, फोन, जो कुछ आपको दिख रहा है जिसमें वजन है, तो वो सब क्या है, द्रव्य। और वो सब किससे मिलकर बना है बच्चों, कण से। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य कण, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, गतिमान, उससे एक तरंग संबद्ध होती है। यानी उन्होंने तो आपको और मुझे भी तरंग बना दिया, लेकिन आप कहेंगे सर ये बड़ा अजीब बात बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़ा अच्छी कहानी है। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या परिकल्पना की, इसीलिए मैंने परिकल्पना लिखा है, हाइपोथेसिस लिखा है बच्चों, कि प्रत्येक, यहाँ से चेयर कौन उठा लेगा, प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण से एक तरंग जुड़ी हुई होती है, यानी संबद्ध होती है। एक तरंग, प्रत्येक गतिमान या गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग। ये अलग टाइप की तरंग है बच्चों, ऐसी तरंग नहीं है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं या ध्वनि तरंगें हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये अलग टाइप की है, ये मैटर वेव्स हैं, मैटर से जुड़ी हुई तरंगें हैं। आगे चर्चा होगी। प्रतिगतमान द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग यानी मैटर वेव, या साइंटिस्ट के नाम पर डी ब्रोगली, इनके नाम पर डी ब्रोगली, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बच्चों, ये कहाँ के, फ्रांस के। डी ब्रोगली तरंग कहते हैं तथा जब ये तरंग है बच्चों, तो इसमें तरंगदैर्ध्य भी होगी, वेवलेंथ होगी, तथा इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य को, या इनकी लिख देता हूँ, तरंगों की ही बात हो रही है, तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को, तरंगदैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? कहीं आपको दे ब्रोगली लिखा मिल जाएगा, वो तो उच्चारण है बच्चों। फ्रांस की भाषा में जो इनका नाम है दे ब्रोय पढ़ा जाता है, ब्रोय, तो हम ब्रोगली पढ़ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज में उनका उच्चारण अलग होता है। तो साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, उच्चारण है, अपनी अपनी भाषा में कैसे ही उच्चारित कर सकते हैं। तो प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दैट इज एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड अ वेव which is called matter wave or de Broglie wave and its wavelength is called de Broglie wavelength। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए ये एक कल्पना है, एक इस लाइन के आधार पर, एक सिमेट्री के आधार पर के
नेचर में सिमेट्री है, इसी के आधार पर उन्होंने ये परिकल्पना कर ली और उन्होंने ये बताया कि उस मैटर वेव की जो द्रव्य से जुड़ी हुई तरंग है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी बच्चों को कितनी होगी, लैम्बडा बराबर h/p। p इस कण का संवेग है जिसको हम mv से लिखते हैं बच्चों, h/mv। ये बताया उन्होंने डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी, ये आप लिख लेना। m क्या है, कण का द्रव्यमान, जो मटेरियल पार्टिकल है, जो मैटर का पार्टिकल है, जो द्रव्य का कण है उसका द्रव्यमान है। यहाँ जगह चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, m कण का द्रव्यमान। इतना तो आप जानते हैं बच्चों, वैसे ये बात आप इसके बाद लिखेंगे, ये लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे, ठीक है ना। m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग, v कण का वेग है। तभी तो कहा है गतिमान द्रव्य कण से, कण कैसा होना चाहिए बच्चों, गति में होना चाहिए। तो इतनी तरंग दैर्घ्य होगी, इन्होंने ये बात भी बता दी। अब वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ रही थी, अरे लड़का तो पीएचडी कर रहा है और ये क्या उटपटांग बात कह दी, हम कैसे मान लें। बच्चों कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रायोगिक प्रदर्शन नहीं था। यानी अगर उनसे कहा जाए कि करके दिखाओ तो कोई प्रायोगिक बात नहीं थी, ये कल्पना कही थी। तो हुआ क्या था, अब पीएचडी की डिग्री कैसे मिले, क्योंकि जो पीएचडी की डिग्री देने वाले थे उनको वो ये सोचने लगे कि ये तो एक पूरी परिकल्पना है कि क्या इसको प्रयोग करके दिखा सकते हो। तो उस समय डी ब्रोगली साहब नहीं दिखा पाए बच्चों, लेकिन थीसिस लिखी है तो बात में दम है या नहीं। तो ये उनकी थीसिस को बच्चों भेजा गया उस समय के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास। तो बच्चों मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो सुनाना भी जरूरी है, एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा। ये कहानी मैंने किताब में पढ़ी थी बच्चों। तो आइंस्टीन के पास भेजा गया तो आइंस्टीन ने कहा कि भाई जो परिकल्पना की है वो बड़ा सनक वाली है, क्रेजी। यानी डी ब्रोगली साहब ने एक बड़ा क्रेजी परिकल्पना सोच ली है, यानी क्रेजी यानी कहते नहीं बड़ा सनकी आदमी है, लेकिन बात में दम तो लग रही है। यानी उनकी संतुष्टि मिल गई। जब आइंस्टीन साहब की संतुष्टि मिल गई तो बच्चों उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई। फिर हुआ क्या, यही बात आगे चल के बच्चों सिद्ध भी हो गई। कब, डेविसन और जर्मर ने और जीपी थॉमसन ने बच्चों अलग अलग प्रयोग करके, देखिए डेविसन और जर्मन ने किए थे प्रयोग और जीपी थॉमसन ने अलग किया था और उन्होंने द्रव्य तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया प्रायोगिक तौर पर। भाई प्रैक्टिकल करके भी तो दिखाना है, करके तो दिखाओ, कैसे मान लें। तो बाद में चल के ये बात सही हो गई और 1929 में बच्चों, 1924 की बात थी, 1929 में उनको इस द्रव्य तरंगों की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। और जब कुछ समय ये पूरी कल्पना मानी जा रही थी, लेकिन अभी बच्चों पिक्चर खत्म नहीं हुई है, स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी सिद्ध नहीं कर रहे, बाद में सिद्ध करेंगे। तो अब हम ये करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि क्या मैं बहुत तेजी से दौड़ूं, एक रॉकेट चल रहा है या एक गेंद हमने फेंक दी या कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है तो वहाँ हमें तरंग तो दिखाई नहीं देती। जैसे रस्सी में एक तरंग दिखाई दे जाती है, हिला दो तो लहर, पानी में कंकड़ फेंक दो तो वहाँ तरंग दिखाई दे जाती है, वो तरंग अलग हैं बच्चों। तो यहाँ फील क्यों नहीं होती। यानी डी ब्रोगली साहब ने तो ये कह दिया कि मैं इस चौक को फेंक दूँ बहुत तेजी से तो इसमें एक तरंग आ गई, इससे एक तरंग जुड़ गई है। तो देखें बच्चों, इस बात को देखेंगे, एक एग्जाम्पल से बताएंगे, लेकिन जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जैसे डी ब्रोगली ने ये कहा कि कण से एक तरंग संबद्ध होती है और उसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो लैम्बडा बराबर h/p या लैम्बडा बराबर h/mv होती है। ये तो बात अभी तक निकल के आई सामने बच्चों, जहाँ p क्या है, कण का संवेग, और ये आपको पता है m कण का द्रव्यमान, जल्दी से लिख देते हैं, और v क्या है, कण का वेग।
हाँ, किसकी बात कही उन्होंने? मटेरियल पार्टिकल की, जो द्रव्य के कण हैं। फोटोन अलग टाइप का कण है बच्चों। तो क्या ये बात फोटोन के लिए भी सही है, जो कि विकिरण का एक एनर्जी का पैकेट है? क्या उसके लिए भी ये बात सही होगी? इसको देखते हैं, यानी फोटोन के लिए। तो बच्चों अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन बच्चों क्या है? रेडिएशन का एक पैकेट है, रेडिएशन की भी तो बात हो रही है। और यहाँ इन्होंने जो बात की है बच्चों, पार्टिकल की बात की है, मटेरियल पार्टिकल की बात की है। तो फोटोन जो कि विकिरण का एक क्वांटा है, ऊर्जा का या मोमेंटम का। तो आपने देखा कि जो एनर्जी का पैकेट है उसकी एनर्जी कितनी होती है बच्चों? प्लैंक्स के अनुसार E = न्यू। हाँ बच्चों, हम यहाँ एक बात लिखना भूल गए, H तो बताया ही नहीं आपको। H बहुत जरूरी चीज है बच्चों। क्या है ये? प्लांक नियतांक। ये बात तो बताना भूल गए, इसलिए लिख दिया हमने। आप तब से सोच रहे होंगे तो सर ये H क्या था। तो देखें, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो फोटोन की एनर्जी होती है E = h होती है बच्चों। तो देखें, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का जो द्रव्य ऊर्जा समीकरण है उसके अनुसार एनर्जी कितनी होती है? m × c²। अगर इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट करें बच्चों तो mc² बराबर आ गया h न्यू। तो mc² बराबर आ गया h न्यू के स्थान पर c/λ लिखा जा सकता है। एक c से ये पावर कैंसिल हो गई। m × c बराबर आ गया h/λ। तो फोटोन का संवेग कितना होगा बच्चों? फोटोन का संवेग P बराबर, संवेग कितना होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान फोटोन का m ले लें और वेग कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से चलता है। m × c आया बच्चों, और m × c है h/λ। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं h/λ। यानी फोटोन के पास भी संवेग हो गया, फोटोन के पास भी संवेग हो गया। और संवेग बच्चों कण का गुण होता है, ठीक है ना। तो फोटोन एक कण भी है और ऊर्जा का पैकेट भी है। यानी अभी फोटोन, अभी ऐसे लिखें तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ किससे आ गई? h/p। यानी ये बात मटेरियल पार्टिकल के लिए जो थी वो बात फोटोन के लिए भी एप्लीकेबल हो रही है, लागू हो रही है। तो यहाँ देखें, दोनों बातों का समावेश कर दिया है कि P संवेग है जो कि कण की नेचर को बताता है, कि कण का गुण है, यानी यहाँ कण की बात आ रही है। और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य किसमें होती है बच्चों? तरंग में। तो तरंग के गुण को और कण के गुण दोनों को जोड़ रही है। यानी इस इक्वेशन में एक ही चीज के कण का चित्रण भी हो रहा है और तरंग का चित्रण भी हो रहा है, और वो जुड़ी हुई है प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। तो ये परिकल्पना है बच्चों की इसकी, डी ब्रोगली की। उन्होंने कहा कि उस फोटोन को ये मत सोचो, क्योंकि वैज्ञानिक बड़ा उलझन में थे बच्चों कि यार हमने 19वीं शताब्दी तक बड़ा धैर्य रखा और हमने उसको तरंग मान लिया। उससे पहले न्यूटन के समय में हम कॉर्पस्कुलर कण मान रहे थे, और अब फिर हमने जैसे तैसे उस समस्या से निजात पाई और हमने तरंग का मतलब तरंग प्रकृति मान ली प्रकाश की। लेकिन 1901 में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जब कृष्ण का विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आई, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आ गया फोटोन का, क्वांटा का। तो वहाँ फिर कण का चित्रण आ गया। तो बड़ा कंफ्यूज थे कि यार कण माने कि तरंग माने। तो देखिए डी ब्रोगली साहब ने कहा कि कुछ मत करिए, फोटोन एक कण भी है, लेकिन जब वो गति में होता है, जब उसमें संवेग आ जाता है, तभी उसमें तरंग दैर्ध्य आ जाती है, यानी तरंग का गुण भी आ जाता है। तो अब उल्टा सोच के चलिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में जो उलझन थी वो डुअल नेचर ऑफ मैटर से जोड़ के देखें तो कहानी कुछ ऐसी हो जाती है बच्चों, है ना। कितनी विचित्र बात। तो इसीलिए आइंस्टीन साहब ने कहा था कि भाई बात में दम तो लग रही है, और इसीलिए बच्चों PhD की डिग्री भी मिल गई थी। तो फोटोन का क्या कॉन्सेप्ट निकला कि फोटोन ही नहीं,
प्रत्येक, फिर उन्होंने इस बात को इससे भी तो जोड़ा है द्रव्य कण से, मटेरियल पार्टिकल से, यानी जो द्रव्य है, द्रव्य का जो कण है भाई, ये तो एक पैकेट है एनर्जी का या मोमेंटम का, जिसको कण का रूप दिया जा रहा है। हर द्रव्य कण अगर गति में है तो उससे तरंग संबद्ध होगी, और फोटोन जब गति में है तब उससे भी तरंग संबद्ध होती है। यानी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर, हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, विच इज कॉल्ड मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली वेव्स, और डी ब्रोगली वेव्स कहलाती हैं। ये बच्चों, तो अब देखें, अब आगे चलेंगे। हम ये बात कहना चाह रहे थे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि लैम्बडा जो है वो वेव नेचर को शो कर रहा है, उसका गुण है। और मोमेंटम किसमें होता भाई, संवेग बराबर होता क्या है, एम वी। तो संवेग किसका लक्षण है, एम यानी मास यानी द्रव्यकण। तो संवेग जो है वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो कितनी अच्छी तुकबंदी मिलाई उन्होंने कि रेडिएशन हैज अ ड्यूअल नेचर एंड ऑल्सो मटेरियल पार्टिकल हैज अ ड्यूअल नेचर। द्रव्य कण में कण का गुण तो होगा ही, तरंग का भी होगा। ठीक है ना बच्चों, कितनी अच्छी कल्पना की है। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हम कोई बॉल फेंकें तो उससे तरंग होती है क्या? चलिए इसी बात पर चलते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जो बच्चे इस बात से परेशान हैं। तो लेकिन जल्दी से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों, इस समस्या का समाधान करते हैं कि क्या कोई गतिशील गेंद में तरंग संबद्ध होगी। तो बच्चों एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहले एग्जाम्पल में ये बात करते हैं बच्चों कि मान लीजिए, मान लीजिए हमारे पास, चलो क्रिकेट की एक बॉल है बच्चों। तो क्रिकेट की बॉल का जो द्रव्यमान होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉल का, बॉल की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की बॉल आपने देखी है, इसी तो होती है बच्चों, क्रिकेट की बॉल है ये। अब ये गति में है, एक बॉलर ने फेंक दी है एक बैट्समैन की तरफ, तो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं अनुमानित 150 ग्राम। केजी में बदल दें बच्चों तो कितना आ गया, 150 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। और मान लीजिए बच्चों किसी बॉलर ने इसको फेंका 140, भाई आपको पता है बॉलर 140 150 तक भी फेंक देते हैं। चलो मैं 144 ले लेता हूँ, इससे आसानी होगी कैलकुलेशन में। हमें केवल समझाना ही तो है आपको, समझ रहे हैं बच्चों। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फेंक दी। तो इसको बच्चों अगर मीटर पर सेकंड में बदलूंगा मैं, तो 5/18 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। 18 × 144, 8 × 40। तो देखो कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए मैंने 144 ले ली। 40 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। तो बच्चों अगर डी ब्रोगली की बात माने तो जब ये गेंद जा रही है तो इससे जो तरंग संबद्ध है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, अभी डी ब्रोगली साहब ने बताया था, लैम्बडा बराबर h/p अर्थात h/mv, अर्थात मान रखिए लैम्बडा बराबर h, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको वैल्यू याद होगी 6.626 × 10⁻34 अपॉन m की वैल्यू बच्चों कितनी ले ली, 150 ग्राम। केजी में रखेंगे 150 × 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 40। अब इसका देखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ऊपर हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन नीचे बच्चों कितना हुआ 15×4 और 2 0 ये 1 2 गुणा 10⁻³ 10⁻³ से ये 1 2 3 0 कट गए बच्चों। 6 का भाग इसमें दे, 6.6 भी कर लूँ मैं अगर इसको, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.1, आगे नहीं कर रहा है 1.1 इंटू 10⁻34 मीटर, 10⁻34। 1 मीटर के कितने टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े, 1 पर
34 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 34 इतने टुकड़े, यानी ये इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य हो गई बच्चों कि इसको न तो हम नाप सकते हैं न महसूस कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इससे तरंग नहीं जुड़ी है। तो देखिए भाई, तो डी ब्रोगली साहब की बात तो सही लग तो रही है कि तरंग तो है, लेकिन बच्चों तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी है, देख रहे हैं ना कितनी छोटी संख्या, इसे नापा भी नहीं जा सकता, महसूस भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हमने एक बड़ा पार्टिकल लिया है। देखिए संवेग के सूत्र में m जितना बड़ा होगा लैम्डा कम आएगा। अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करें, जैसे जो एटॉमिक सब डोमेन्स की बात करें या परमाणुीय कणों की बात करें, एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये बहुत छोटे कण हैं, इन कणों की बात करें तो तस्वीर कुछ अलग हो जाती है। जैसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल, तो कोई आपसे कहे कि क्या इस गेंद में तरंग का गुण है, तो आप कहेंगे है, लेकिन वो इतना कम है, उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी कम है कि हमको दिखाई नहीं दे रही, महसूस नहीं हो रही। ठीक वैसे ही जैसे हवा, हम कहें हवा में वजन होता है, हमें लगता ही नहीं बच्चों। एक थैली में हवा भर लें और उसे उठाएं तो हमें वजन ही नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं इसमें वजन नहीं है, वो बहुत कम है, कोई वायु का घनत्व बहुत कम है ना। तो ऐसे ही इस बॉल से भी हम गति में हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, तो हमसे भी एक तरंग संबद्ध है, लेकिन चूंकि हम एक हैवी बॉडी हो गए, बड़ी बॉडी हो गए, हमारा मास बहुत ज़्यादा हो गया, तो वेवलेंथ इतनी कम हो रही है, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। तो अब चलिए सेकंड एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और मान लीजिए ये 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत तीव्र वेगों से इनको त्वरित किया जा सकता है। 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से इसको त्वरित किया है वोल्टेज लगा करके, तो इससे जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो देखते हैं h/mv से बच्चों। तो देखें h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 गुणा v का मान 10⁶। तो देखें एक लगभग आइडिया लगा लेते हैं। मैं अगर यहाँ 66 कर दूँ, 66.26, 10 का क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया बच्चों गुणा, तो 10 का भाग करना पड़ेगा, तो -35 हो गए, 10 का भाग करना पड़ेगा तो -35, और ये ऊपर आके प्लस के 31 और ये -6 मीटर में आएगा ये, और अपॉन 9.1। तो अब मैं इसको 66 मान लेता हूँ, इसको 9 मान लेता हूँ, तो लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सत्ते 63, 9.1 की जगह 9 मान लेता हूँ, 9 सत्ते 63 बच्चों, बचे 3 दशमलव लगाया 32 हो गए, 9 चौक 36 हो रहा है, तो मैं 9 3 27 करता हूँ, 32 बचे थे ना बच्चों, 32 और 27 किया तो 5 बच गए, फिर हाथ से 6, तो 9 6 54, लगभग इतना, गुणा 10 की घात देखें -35 और +31 कितने हो गए बच्चों, -4 और -6 -10 मीटर, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम। देखो कितनी बड़ी आ गई उससे, यानी ये आ गई 7.36 एंगस्ट्रॉम। इतनी तरंग दैर्घ्य बच्चों, ये एक्सरे की तरंग दैर्घ्य आ गई, आपने पढ़ा होगा एक्स कणों की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तो ये आ गई 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास, इसको हम नाप भी सकते हैं। तो यही बच्चों सिद्ध किया था, आगे चल के प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को सिद्ध किया है, आगे डेविसन है, जर्मर और जी.बी. थॉमसन है, या टॉमसन भी लिखा मिल जाएगा, एक ही बात है। तो बच्चों जब कण बहुत छोटा होगा, जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे कणों की, तो उस समय हमें तरंग और तरंग का गुण प्रतीत होगा। अभी नहीं हो रहा, लेकिन आगे जब प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे तब होगा। तो कुछ आज बात समझ में आई होगी कि जब रेडिएशन में डुअल नेचर है तो मैटर में भी
डुअल नेचर है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द नेचर। ये अभी परिकल्पना है बच्चों, 1924 में की गई ये परिकल्पना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो आपकी समझ में आ गई होगी। हाँ तो बच्चों लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है, अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। बात अभी खत्म नहीं हुई है बच्चों, कल के लेक्चर में अब हम जो छोटे छोटे कण हैं, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सूत्र तो यही है लैम्बडा बराबर h/p। अब एक इस सूत्र से एक ऐसा सूत्र प्राप्त करेंगे आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कैसे निकालें, न्यूमेरिकल आता है तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन उसको एक दूसरे व्यापक रूप में कन्वर्ट करेंगे आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो वो कल के लेक्चर में करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज का सारांश क्या रहा कि डी ब्रोगली ने ये परिकल्पना दी कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं, और उसकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और उसको हम किस व्यंजक से प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा बराबर h/p h/mv। अर्थात द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति है, द्रव्य में कण द्रव्य चूंकि कणों से मिलकर बना है तो कण की प्रकृति तो है ही, कण की प्रकृति के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति है, दैट इज मैटर ऑल्सो है डुअल नेचर। ठीक है ना बच्चों, तो जो चैप्टर का आधा नाम बचा था द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उस आधे नाम को आज यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो कल कंटिन्यू रखेंगे बच्चों बात, ओके मिलते हैं कल अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।